हाइफा ने खामोशी साध ली थी। शायद वो शख्स वापस आकर उसे कोई वजह देता, और अगर ऐसा ना हुआ तो वो उस शख्स के गिरेबान को थाम कर पूछेगी कि क्यों, क्या वजह रही इन सब के पीछे। वो तो खुश थी अपनी ज़िंदगी में, ये उम्र तो ना थी उसकी रोक पाल लेने की, हिजर का दर्द काटने की। तो क्यों वो उसकी ज़िंदगी में आते लफ्ज़ मुहाफ़िज़ को सब बना गया, ख़ास, बेहद ख़ास। क्यों उसे निकाह में लिया, क्यों उसे अपनी आदत लगवाई। लेकिन वो खामोश थी, उसे इंतज़ार करना था। लेकिन उसका ये इंतज़ार रह कहाँ गया जब उसने बहज़ाद शाह के निकाह की खबर सुनी थी। साइमा बेगम ने खूब वाविला किया था, लेकिन सिकंदर साहब खामोश थे। उन्होंने कहा था कि हाइफा में उनकी जान है, वो सब बेहतर जानते हैं इस बारे में। और यहीं साइमा बेगम भी खामोश हो जाती थी। हसन बहज़ाद शाह को नापसंद करने लगा था, जिसकी वजह से उसकी बहन की आंखें नम रहती। बरखुरदार, कैसे हो? मैं ठीक हूँ अंकल। हाइफा कैसी है? मैं संभाल लूँगा, वो थके लहजे में बोले। उन दोनों भाइयों की कमज़ोरियाँ उनकी बीवियाँ थीं, जिसे वो किसी सूरत मंजर आम पर नहीं लाना चाहते थे कि मुखालिफ सबसे पहले उनकी कमज़ोरी को टारगेट करता, और फिर अपनी बीवियों पर वो एक आंख भी बर्दाश्त करने की सकत नहीं पाते थे खुद में। वो बाहर नहीं जाएंगी अंकल, कहीं भी नहीं। ठीक है, हम ध्यान रखेंगे। खामोशी का दौरानिया बढ़ा था। वो मुझे माफ़ कर देगी ना अंकल? वो भारी लहजे में बोला तो सिकंदर साहब खामोश हो गए। मेरी बेटी है वो, मेरी गुड़िया, सब ठीक होगा। मैं फ़र्ज़ निभा लूँ अंकल, मुझ पर मेरे मुल्क का कर्ज़ है, उसके बाद मैं उसे भी संभाल लूँगा। वो उनसे ज़्यादा खुद को यकीन दिला रहा था कि वो उसे मना लेगा, रब की अमान में। भाई, क्या ये आपका आखिरी फ़ैसला है? बिल्कुल, मैं पीछे नहीं हटूँगा। मौलवी साहब को समझा दिया। जी भाई। ठीक है, माहा को तुम संभालोगे और वो यहाँ बिल्कुल नहीं आएगी। जी भाई। लेकिन हाइफा शाह इस वक्त अपने काम पर फोकस करते हैं। निकाह के वक्त जाफरी को कैसे गायब करना है तुम जानते हो। हाजिब भी साथ होगा, और हम ये काम निकाह किए बगैर। उस शख्स की बेटी पागल है बहज़ाद शाह के लिए, तो ये सौदा सस्ता तो नहीं है सफ़ीर शाह। निकाह के बदले पाशा के खिलाफ सबूत, उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ा मैं कर गुजरूँगा। हमने सालों लगाए हैं शाह। आवान पाशा के जाफरी से ज़्यादा करीब कोई नहीं। तैयारियां मुकम्मल हैं। माह को निकालो यहाँ से, उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी तुम पर है। ठीक है। सफ़ीर निकल गया, जबकि बहज़ाद शाह ने कदम मजबूती से फर्श पर जमाए और फिर पुरअसरार मुस्कुराहट लिए बाहर निकल गया। तो चलें जाफरी साहब, आपको आपकी गेम में ही फंसाते हैं। सब सो गए थे। हाइफा ने तैयार होते आंखों को रगड़ डाला। मुस्कुराओ हाइफा बहज़ाद शाह, कि अपने शोहर के निकाह की तकरीब में जा रही हो। उसने सुर्ख रंग की लिपस्टिक थामी, लेकिन हाथ कपकपाए तो दूर फेंक दी। रात के 10 बज रहे थे, सब सो गए थे। उसने चचा को बुलाया था, जिन्होंने बारहा मना किया, लेकिन उसके आंसुओं पर मान गए। कबूल है, कबूल है, कबूल है। बर्बादी मुबारक हाइफा सिकंदर, बर्बादी मुबारक है दिल। वो किसी और का हुआ, धोखेबाज निकला वो दूसरा ग्लास भी पी गए। उसने मुस्कुराते खुद से कहते निगाहें सामने के मंजर पर टिका दी। वो वहाँ खड़ी थी जहाँ अभी किसी की निगाह नहीं पड़ी थी। दिल ने कहा, देखो, ये है वो शख्स जो मोहब्बत का दावेदार था तुमसे। देखो कैसे आगे बढ़ गया है वो। जहाँ जहाँ बैठने के ख्वाब तुम्हारे थे, वहाँ वो आम सी लड़की बैठी है। लेकिन अब वो आम कहाँ रही थी। हाइफा सिकंदर तो अपनी निगाहें सामने मौजूद उस शख्स से हटा नहीं पाई। उसे उस पल उससे ज़्यादा खुद से नफरत हुई थी। क्यों क्यों किया तुमने ऐसा? हाइफा सिकंदर तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगी। वो फिर मुस्कुरा दी कड़े ज़ब्त के साथ, और साथ मौजूद ट्रे से तीसरा ग्लास उठाकर पी लिया। वेटर उसे बताना चाहता था कि ये उसके लिए नहीं है, ये तो वहाँ की बिगड़ी आवाम के लिए था, उनके लिए जिनके लिए बहज़ाद शाह ने जाल बिछाया था। लेकिन वो कहाँ अपने होशो हवास में थी। उसने फूलों का गुलदस्ता उठाया और कदम कदम चलती उस शख्स के करीब जाने लगी। एक आखिरी बार। बहज़ाद शाह ने मुट्ठियाँ भींची थी उसे सामने आते देख। वो वहाँ कैसे आई थी नहीं जानता था वो, लेकिन उसके दिमाग की शरियानें ख़तरनाक हद तक फूल गई थी। वो उस वक्त गुलाबी लहंगे में मौजूद बालों को कर्ल किए, हल्का मेकअप किए, सहज सहज कर मुस्कुराती उसकी तरफ चली आ रही थी, बिना हिजाब के। हाँ, हिजाब नहीं था। आज पहली बार हाइफा सिकंदर के सर पर हिजाब नहीं था। यही देखते उसके दिमाग की रगें तनी थी। बहज़ाद शाह के साथ उस वक्त जो लड़की मौजूद थी, वो उस वक्त के मशहूर सियासतदान की इकलौती बेटी थी। तो उसने अपनी बराबरी की लड़की ढूंढ ली थी खुद के लिए। हाइफा सिकंदर तो आम थी, बेहद आम, एक आम स्कूल उस्ताद की बेटी। हाफी को गाड़ी में पहुंचाओ। बहज़ाद शाह ने सफ़ी शाह को मैसेज किया, लेकिन वो उसके करीब आ गई थी। वो उसके पास आई, आंखों में सुर्ख डोरे थे उस वक्त उसके। अगर उस वक्त कोई हाइफा सिकंदर को मौका देता तो वो इतना चीखती, इतने आंसू बहाती कि दुनिया तरस खाती उस पर। लेकिन वो बहादुर बनी रही। मोहब्बत का दावा करने वाला शख्स निकाह में किसी और को ले चुका था। मुस्तकबिल में शायद सब ठीक भी हो जाता।
लेकिन हाइफा सिकंदर के दिल में हमेशा कसक रह जाती कि behzad शाह ने उससे पहले किसी और को वो दर्जा दिया था जिसका अहद उसने उसके साथ किया था। जब मसीहा धोखा देते हैं तो घाव दिल पर लगते हैं, ऐसे ज़ख्म जो सिर्फ उसी शख्स की मसीहाई मिटा सकती है। उस शख्स ने जैसे तोड़ा था उसे वो उसका जवाब वैसे ही तोड़ कर देना चाहती थी। उस शख्स ने जैसे तोड़ा था उसे वो उसका जवाब वैसे ही तोड़ कर देना चाहती थी। निकाह मुबारक। उसने फूल आगे की, निगाहें उस आम सी लड़की पर थीं जिसकी मुस्कुराहट कम होने का नाम न ले रही थी, जिसकी आंखों की चमक चीख चीख कर बता रही थी कि उसने उस सल्तनत के बादशाह को तस्खीर कर लिया। ये तुम्हारी दोस्त है behzad? उस लड़की ने एक अदा से पूछा जिसने सुर्ख लहंगा पहना था, जिसके पेट की जगह से ब्लाउज काफ़ी ऊंचा था। शायद अमीरों के यहाँ ऐसे करना इज्जत की बात समझा जाता है। साथ खड़े शख्स को देखकर उसे ये हजम करना मुश्किल लगा, लेकिन उसने निकाह करके इस दुनिया की हर नामुमकिनात को मुमकिन बना दिया था उसके लिए। हाइफा की निगाहें उस शख्स की तरफ उठीं जो भिंचे होठों के साथ उसे ही देख रहा था, जैसे अभी तन्हाई मुयस्सर आए तो उसे सजा दे उसके यहाँ आने पर। सफ़ीर शाह दूर खड़ा अपने भाई की बंद मुट्ठियों और माथे पर अनगिनत बलों को देखता उस लड़की पर तरस खा गया। दोस्त नहीं हूँ मैं इनकी, बल्कि मैं इनकी कुछ नहीं लगती, एक आम सी जर्नलिस्ट हूँ। बस इन्होंने बुलाया तो मैं खुद को रोक नहीं पाई। आखिर हर चैनल behzad शाह की शादी की खबर को सबसे पहले लाइव छापना चाहेगा। वो ठंडे लहजे में मसनूई चमक रखती बोली, वैसे काफ़ी अच्छी लग रही हो। behzad की चॉइस को मानना पड़ेगा, अपनी टक्कर के लोग ढूंढ ही लेते हैं ये। वो एक और वार कर गई थी उस पर। behzad शाह को वो खुद से ज़्यादा जानती थी कि वो उस वक्त उसे आंखों से उस मंजर से हट जाने का कह रहा है, उसे डरा रहा है, वार्न कर रहा है कि हाइफा behzad शाह जाओ यहाँ से। लेकिन अब उसे कहाँ फ़र्क पड़ता था कि behzad शाह क्या चाहता है और क्या कहता है। मुझे पता है, खैर तारीफ़ का शुक्रिया, वो लड़की बोली तो हाइफा तमस्कर उड़ाती निगाहों से उसे देखने लगी। विश यू अ हैप्पी लाइफ अहेड, वो बोली और हाथ आगे किया तो लड़की ने हाथ थाम लिया। वो behzad को देखने लगी। शाह साहब बुरा मत मनाइएगा, हम मिडिल क्लास लोग गैर मर्दों और अनजान लोगों से हाथ नहीं मिलाया करते। वो कहती उसके धुआं धुआं होते चेहरे को नज़रअंदाज करती मुड़ी और स्टेज से नीचे उतर गई। हाइफा सिकंदर टूट गई थी, बिखर गई थी। काश साइंस मज़ीद तरक्की करती और लोगों के दिल में उठते दर्द की पैमाइश कर सकती। दिल में उठते दर्द को कोई महसूस नहीं कर सकता, कोई उसकी पैमाइश नहीं कर सकता। सच में वो मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखने वाली एक आम लड़की ही तो थी। अदा जाफरी ने हंकारा भरा, लेकिन behzad शाह ने सफ़ीर शाह को सुलगती निगाहों से घूरा जो कंधे उचका गया। वो आगे बढ़ती एक और ग्लास उठा गई तो behzad खुद पर से पहरे हटाता स्टेज से नीचे उतरा। सफ़ी, ये मुझे नज़र ना आए यहाँ, इसे घर पहुँचाओ और इसे तुम खुद छोड़ कर आओगे, समझ आ रही है ना? वो सफ़ीर शाह के पास आता बोला। भाई वो मेरे साथ नहीं जाएगी, सफ़ीर ने उसे रुमान के पास खड़े होता देख पूछा। इस अहमक लड़की को बुखार था और 3 ड्रिंक्स पी चुकी है, तो ना करते ना निकाह फिर, सफ़ीर शाह जले लहजे में बोला। सफ़ीर शाह, इस वक्त अगर नहीं चाहते हो कि मैं इसके साथ तुम्हें भी जलाकर भस्म कर दूं तो जो कह रहा हूँ वो करो जाकर। उसने सामने देखा जहाँ रुमान उसके कंधे को थामता उसे गिरने से बचाने के लिए तैयार खड़ा था, और behzad शाह की बर्दाश्त बस यहीं तक की थी। वो आगे बढ़ता कि सफ़ीर शाह ने उसे रोका। मैं देखता हूँ, आप वापस जाएं, इस वक्त सारे कैमराज आप पर हैं। मैं मजबूर ना होता तो इस लड़की को अपने हाथों से ख़त्म कर देता, वो बोला और वापस स्टेज पर चला गया। लेकिन निगाहें अब भी उसी पर टिकी थीं। उसने साइड पर होते सामने मौजूद रुमान गाजी का नंबर मिलाया, जिसने हैरत से मुड़कर उसे देखा और फिर कॉल उठा ली। इसके कंधे से बाजू उठा लो रुमान गाजी, इसे हाथ लगाया या तुम्हारी उंगलियां इसके चेहरे पर इसके आंसू साफ करने के लिए आगे बढ़ी तो जड़ से उखाड़ कर फेंक दूंगा बाजू तेरा साले। वो इतनी वहशत से डरा कि रुमान ने फ़ौरन अपना बाजू हाइफा सिकंदर से दूर किया, जैसे करंट लगाओ। behzad शाह उसकी पुश को देखता रहा जब तक वो चली ना गई। मैं छोड़ दूंगा इसे, सफ़ीर शाह ने संजीदगी से रुमान से कहा। मैं उसी तरफ, निकलो फ़ौरन। behzad शाह से मुंसलिक चीज़ों पर नज़र रखोगे तो मारे जाओगे, वो सर्द लहजे में बोला तो रुमान गाजी पीछे हट गया। सफ़ीर शाह ने behzad की चादर हाइफा सिकंदर के गिर्द दौड़ी और उसे गाड़ी में बिठाते घूमकर दूसरी तरफ आकर बैठा। आपकी अमानत मेरे पास है, वो मैसेज सेंड करके पुरसकून हुआ। घर छोड़ दोगे ना? तुम दोनों भाई धोखेबाज हो, किसी को तुम पर भरोसा करना नहीं चाहिए वैसे, वो चकराते सर के साथ बोली। नशा ज़्यादा ना था, वो कुछ देर होश हवास में थी। खामोश रहीं। क्यों क्यों खामोश रहूं मैं? ये रोब तुम भाई कहीं और जाकर दिखाना। वैसे एक बात बताओ, सफ़ीर शाह ने उस लड़की में देखा क्या था?
क्या हाल था उस लड़की का। इससे साबित होता था कि बहजाद शाह उस लड़की के लिए क्या मायने रखता है, जो आज वो सब बर्दाश्त नहीं कर पाई। सफ़ीर शाह ने देखा कि आज उसने हिजाब भी नहीं किया था। उसे तरस आया, न जाने भाई तुम्हारे साथ क्या करेंगे, वो सोच कर रह गया। अपने भाई के गुस्से और खौफ से वो खुद भी खाइफ था। क्या तुम भी किसी मिडिल क्लास लड़की से मोहब्बत का ढोंग करते शादी किसी अमीर खानदान की लड़की से कर लोगे? वो बोला तो सफ़ीर शाह के जहन में उसका अक्स घूमा। वो गहरा सांस भर के रह गया। भाई क्या मैं इसे हाथ लगा सकता हूँ? उसने कॉल करते स्पीकर पर डाली। मुखालिफ सिमत खाना खुल चुका था, इसलिए बहजाद नीचे उतर गया। क्या बकवास है, होश में आओ। तुम्हारा भाई कभी खुश नहीं रहेगा। उसे बता देना कि हाइफा सिकंदर उससे कितनी नफरत करेगी अब से। इससे अच्छा तो रुमान, इजाज़त है तुम्हें शाह। बहजाद शाह ने कॉल काट दी। वो जब्त के किन मराहिल पर था सफ़ीर शाह जान गया। नहीं तो सामने मौजूद उस लड़की को हाथ लगाना तो दूर कोई देख भी ना सकता था। उसने झुकते उस लड़की की मखसूस रग दबाई तो वो बेहोश हो गई। उसने घर पहुंचते सिकंदर साहब को फ़ोन किया, जिन्होंने बिना कुछ कहे हाइफा को थाम लिया, फिर उसे अंदर ले गए। जबकि सफ़ीर वापस जा चुका था। सफ़ीर वापस आ गया था। अब उसे वहां से महा को लेकर जाना था। मेरे घर से ज़्यादा कोई जगह सेव नहीं सफ़ीर। हाजिब ने उसके कंधे पर हाथ रखा, जो परेशानी से यहाँ वहाँ चक्कर काट रहा था। हाजिब ने सुना था कि बहजाद ने सफ़ीर शाह को उसकी बीवी को यहाँ से ले जाने के लिए कहा था। तुम्हारे घर कैसे? क्यों नहीं, अम्मी है ना। और मेरे घर का पता कहीं भी नहीं दिया गया। हर तरफ कैमराज हैं और सोसाइटी महफूज है। ठीक है, सफ़ीर शाह मान गया, क्योंकि उसे ना सिर्फ महा को यहाँ से निकालना था, बल्कि अशर फैज़ से दूर रखना था, जो पागलों की तरह उस फ़ोन कॉल के बाद उसकी लोकेशन ट्रेस करता उसके लिए बाहर निकलने के इंतज़ार में था। मैं एड्रेस भेज देता हूँ, अम्मी को भी बता देता हूँ। ठीक है, लेकिन मेरे गार्ड्स वहाँ मौजूद रहेंगे। सफ़ीर, हाजिब मिर्ज़ा ने कुछ कहना चाहा। अपनी बीवी के साथ मैं तुम्हारी अम्मी की भी हिफाजत, वो सेव है, यकीन करो। नो मोर आर्ग्यूमेंट्स हाजिब, एड्रेस भेज दो। सफ़ीर जा चुका था कहकर हाजिब ने सब सकीना बेगम को बताया। अपना सामान समेटो महा, वो तेज़ी से कमरे में आता बोला। वो जो पहले ही बेहद परेशान थी बहजाद के निकाह का सुनकर, हाइफा भी फ़ोन नहीं उठा रही थी और सफ़ीर शाह उसे बाहर नहीं निकलने दे रहा था। और अब अचानक, क्यों? जल्दी करो, मेहमान आने से पहले तुम्हें यहाँ से निकलना है। लेकिन क्यों? मैं नहीं जाऊँगी, महा रोते हुए बोली। उसका दिल तेज़ी से धड़क रहा था। सफ़ीर शाह ने उसे रोते देख खुद बैग तैयार किया था उसका। खाना खाया था? मुझे नहीं जाना शाह, प्लीज़। महा, बहस नहीं करो, मुझे बताओ खाना खाया था? भूख लगी है? वो उसके पास आता बोला। महा ने उसके सीने पर सर रखते हिचकियों से रोना शुरू कर दिया। शाह, आप मुझे छोड़ रहे हैं ना? पागल हो गई हो? सफ़ीर शाह समझ सकता था उसे, इसलिए उसके साथ नरमी से बोला। चलो वादा करें, अब बहजाद भाई की तरह किसी और से। हिचकी बन गई तो वो अपना जुमला मुकम्मल नहीं कर पाई। महा, सफ़ीर शाह, ये बात जान लो कि सफ़ीर शाह ने जैसे भी हालात में तुम्हें कबूल किया हो, मगर तुम्हारे अलावा भी इस मकाम पर कोई नहीं पहुंच सकता। सफ़ीर शाह ने कहते उसका हाथ अपने दिल के मकाम पर रखा तो वो रोते मुस्कुराई। बहजाद भाई, हाइफा भाई संभाल लेंगे। हम जा कहाँ रहे हैं? हम नहीं, बस तुम। चलो। सफ़ीर शाह उसे लेता निकल गया हाजिब मिर्ज़ा के बताया एड्रेस पर। उस एड्रेस के सामने गाड़ी रोकते उसने महा को देखा, जो अब भी रो रही थी। क्या मेरी जान को ख़तरा है? वो खौफज़दा थी। मेरे होते हुए ऐसा हो सकता है क्या? सफ़ीर शाह ने उसे अपनी तरफ झुकाते इस्तफसार किया। वो उसे यूं खौफज़दा करके नहीं छोड़ सकता था। पहले ही 4 महीने उससे दूर उसने बेचैनी में गुजारे थे कि उस दिल उस लड़की की मोहब्बत पर ईमान ले आया था, और जो सुकून हुआ करते हैं उनके बगैर तो दिल कारआमद ही नहीं रहता। सफ़ीर शाह ने उसके बाल कान के पीछे ओर से, यहाँ से बाहर नहीं निकलना, किसी सूरत नहीं। यहाँ मेरे साथ आइए और मेरे साथ ही वापस जाओगी, समझ रही हो? महा ने तेज़ी से सर हिलाया। आप जल्दी आ जाएंगे ना सफ़ीर? आपके बगैर मैंने 4 महीने बेहद मुश्किल में गुजारे हैं। आपने कहा था ना मुझे आपसे मोहब्बत है, और मैंने आपकी बात नफ़ी की थी। वो उसे देख कर बोली थी, मैंने आपसे मोहब्बत की है सफ़ीर। मैं अपनी ज़िंदगी में वाहिद मर्द से मोहब्बत की है, और ख़ुद से ज़्यादा की है। ये सब मेरे इख्तियार में नहीं रहा। अब के एहसासात अब बढ़ते जा रहे हैं। वो बोलती जा रही थी और सफ़ीर दम साधे उसे सुन रहा था। फिर मुस्कुराया। वो लड़की वाकई सकून लफ्ज़ पर पूरा उतरती थी। तुम्हारा नाम बदल कर सकून रख दूँ? सफ़ीर ने प्यार से उसके चेहरे को देखते कहा तो वो सुर्ख पड़ी। कब आएंगे? जल्दी। सफ़ीर ने उसके माथे पर बोसा दिया तो महा ने आंखें बंद करते उस बोसे की ठंडक को दिल में उतरता महसूस किया। फिर सफ़ीर शाह ने उसे सकीना बेगम के हवाले किया। गार्ड्स मौजूद हैं बाहर आंटी, ये कहीं बाहर नहीं जाएगी, किसी भी सूरत नहीं, किसी भी सूरत। वो अपनी बात पर जोर देता बोला तो वो सर हिला गई। फिर वो जा चुका था और सकीना बेगम उसे अपने घर के अंदर ले गई थी। अब